नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके से मैं हूं पूजा भारद्वाज। सपनों का घर, उम्र भर की पूंजी, होम लोन का बोझ, ये सब सेकंडों में स्वाहा हो गया। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में मौजूद चिंटल्स पैराडीसो हाउसिंग सोसाइटी में इतना बड़ा हादसा हुआ कि 2 लोगों की जान चली गई और 2 लोग घायल हो गए। इस सोसाइटी को बनाने वाले बिल्डर के खिलाफ 2 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। इस बिल्डिंग के ढांचे में खामियों की शिकायत या रहने वाले लोगों ने काफी समय पहले की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आलम यह है कि आसपास की हाउसिंग सोसाइटीज का भी हाल डराने वाला है। ये मंजर दिल्ली से सटे गुरुग्राम की एक बड़ी सोसाइटी चिंटल्स पैराडीसो का है। 18 मंजिल वाले डी ब्लॉक में 6ठी मंजिल पर फ्लैट के डाइनिंग हॉल का हिस्सा पूरी तरह से टूटकर पहली मंजिल पर जा पहुंचा। यानी 6ठी से पहली मंजिल तक हर घर का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। हमने ऑपरेशन के दौरान पाया कि 2 जिंदा लोगों को हमने निकालने में सफलता प्राप्त की। एक तो हमारी टीम के आने से पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ही निकाल के हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भेज दिया था। एक हमने 16 घंटे के परिश्रम के बाद निकाल के हॉस्पिटल के लिए भेज दिया अभी थोड़ी देर पहले। और 2 डेड बॉडी जिनमें से एक को निकाल के पहले सुपुर्द किया जा चुका है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। एक जो जिनको लोकेट किया है महिला का डेड बॉडी फर्स्ट फ्लोर पे, उनको निकालने के लिए हमारी टीम लगातार भागों में ऑपरेशन जारी रखे हुए। शुरू में जो हमें प्रारंभिक सूचना थी कि 18 स्टोरी वो टावर है, उसमें ऊपर के 12 स्टोरी पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। जो 6 मंजिल नीचे की हैं उनमें सिर्फ डाइनिंग वाला एरिया, जो 4 पिलर्स के बीच का एरिया था, सिर्फ वो धंसा है। बाकी सारे रूम्स उन फ्लोर्स पे इंटैक्ट है। लोकल रेजिडेंट्स ने भी कई सारे सवाल उठाए थे और हमने उनसे बात की है और एक इंक्वायरी कमेटी टू बी हेडेड बाय द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमने बनाई है। उसमें बाकी डिपार्टमेंट्स के भी ऑफिशियल्स को रखा गया है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को रखा गया है और हमने उनको कहा है कि विद इन 1 वीक वो अपनी रिपोर्ट हमें देंगे ताकि एग्जैक्ट अकाउंटेबिलिटी सामने आ सके। करीब 5 साल पहले बनी इस सोसाइटी के फ्लैटों की कीमत करोड़ों में है। बिल्डिंग के ढांचे में खामियों की शिकायतें यहाँ रहने वाले पिछले करीब 2 साल से कर रहे थे, पर सुनवाई नहीं हुई। अब बिल्डर अशोक सोलोमन के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश कर रही है। 2 साल से शिकायत चल रही है इसमें। डीटीपी के पास भी शिकायत, डीटीपी के पास भी शिकायत कर रखी है। आपके ब्लॉक के लोगों ने या पूरे जो लोग इसमें रहते हैं? सबने सारे ब्लॉक वालों ने। और ऊपर की स्थिति अभी क्या है सर? कोई क्रैक वगैरह भी है आप लोग? ऊपर से नीचे तक पूरी बिल्डिंग में अगर जीने की तरफ से जाएंगे तो पूरा क्रैक है। इन लोगों ने क्या किया है, बेसमेंट में भी लोहे के पिलर लगा दिए। बिल्डिंग रुकने वाली नहीं है। इसी तरह पास के ही सेक्टर 109 में रहेजा अथर्वा सोसाइटी का ये हाल डराने को काफी है। ये बताने को भी कि सीमेंट और रेत की ऐसी मिलावट मौत को दावत है। 500 के करीब परिवार यहाँ रहते हैं और जगह जगह इमारतों में दरारें भी हैं और जहाँ कहीं छूते हैं सीमेंट की परत का मोटा हिस्सा गिर रहा है। ये दशकों पुरानी नहीं बल्कि करीब 7 साल पुरानी सोसाइटी है। शिकायत 4 साल से हो रही है पर कोई सुनवाई नहीं। हम लोग शिकायत 4 साल से तो दे ही रहे हैं, डीटीपी, एसटीपी, डीसी, डीसीपी सबको, और इसकी बुरी हालत है। और कई लोग कोर्ट में भी गए थे, कितने दिन लड़ेंगे। एंड हम लोग फाइट कर रहे हैं फ्रॉम ऑफिस टू ऑफिस। हमेशा हमें टाइम दे देते हैं मीटिंग का और हम जाते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। सपनों का घर, उम्र भर की पूंजी, होम लोन का बोझ, सेकेंडों में स्वाहा। ये महज घरों में दरारें नहीं, उसका खोखला होना भी नहीं। ये दरअसल व्यवस्था का खोखलापन है, लापरवाही है जिसने हादसे को न्योता दिया। तो क्या अब भी हादसे हमें सिखाएंगे, सबक देंगे, या हम पहले से हरकत में आएंगे? गुरुग्राम से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और गुरुग्राम के बाद आज दिल्ली में भी बड़ा हादसा हुआ। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। मलबे में दबे 2 लोगों को बचा लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जो इमारत गिरी है वो राजीव रतन आवास का हिस्सा है। और अब हिजाब मामले की बात करते हैं, जिस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज अपना अंतरिम आदेश पास किया, जिसमें कहा गया कि जिन भी शिक्षा संस्थानों में ड्रेस कोड लागू है वहां पे किसी भी तरह के धार्मिक पहचान जताने वाले कपड़े नहीं पहने जाएंगे। उडुपी का प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, जहां से हिजाब विवाद शुरू हुआ था, वहां ड्रेस कोड पहले से लागू है। हालांकि इसका सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा था। सोमवार को मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है, तब ये तय होगा कि प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस कब से खोले जाएंगे। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है
कि हम चाहते हैं कि राज्य सरकार शिक्षण संस्थाएं और स्कूल खोल दे। हिजाब से जुड़े मामले में जब तक अगला आदेश जारी नहीं होता तब तक केसरिया पट्टी, स्कार्फ, हिजाब या धार्मिक झंडे का इस्तेमाल क्लासरूम में नहीं किया जा सकता। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ किया कि ये आदेश सिर्फ उन संस्थाओं पर ही लागू होगा जहां कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने ड्रेस कोड लागू किया हुआ है। यानी जिन संस्थाओं में ड्रेस कोड लागू नहीं है वहां हाई कोर्ट का आदेश किसी तरह की रोक नहीं लगाता। According to the courts, हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को ध्यान में रखकर हम सोमवार से हाई स्कूल खोल रहे हैं और सोमवार को ही मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है। तब प्री यूनिवर्सिटी और दूसरे कॉलेजेस को खोलने का फैसला होगा। about PU1 degree in the same day. विवादों के बीच ही पिछले हफ्ते राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा कि निजी कॉलेज अपनी पसंद का ड्रेस कोड चुन सकते हैं, लेकिन ऐसी ड्रेस नहीं होनी चाहिए जिससे समानता, अखंडता या कानून व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी हो। यानी अब कोई भी कॉलेज अपने हिसाब से ड्रेस कोड को लेकर नियम बना सकता है। हमारे संस्थान के बारे में इन लड़कियों ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन अभी भी वो हमारी स्टूडेंट्स हैं। वो मासूम है, उनके पीछे कोई है जो उनको रास्ते से भटका रहा है। मैं अनुरोध करता हूँ वो ये सब रोक दे। सिर्फ 2 महीने बचे हैं, आए और पढ़ें। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। मामला सुलझने की जगह उलझता ही जा रहा है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज हो चुका है। 2 संप्रदायों के बीच अब ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। इनके बीच नुकसान बच्चों की पढ़ाई का हो रहा है, उनकी सोच प्रभावित हो रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए पंजाब की बात करते हैं, जहां के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान के लिए खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी और बेटी चुनाव प्रचार के लिए धूरी पहुंची और उन्होंने महिला संवाद को संबोधित किया। ऐसा पहली बार हुआ जब चुनाव प्रचार में केजरीवाल की पत्नी और बेटी भाषण देती हुई नजर आई। सभी बहनों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। हिंदी समझ में आएगी ना? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का पहला भाषण। धुरी से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे भगवंत मान के लिए वोट मांगने सुनीता केजरीवाल अपनी बेटी के साथ पहुंची। मेरे हस्बैंड भगवंत मान को अपना छोटा भाई समझते हैं, तो मेरे तो देवर हुए भगवंत। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे। पिछले 8 साल से आप सब ने जिताया है उनको। वो 8 साल से संगरूर से सांसद हैं और आप पंजाब की सेवा में लगे हुए हैं। जब से आपको मालूम होगा कि संसद में खाली वही है एक सांसद जो पंजाब के मुद्दे उठाते हैं। बहुत मेहनती है, ईमानदार है और उसको ना एक जुनून है पंजाब के लिए कुछ अच्छा करना है। अगर आप भगवंत को वोट नहीं देंगे ना तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। सुनीता केजरीवाल भी पति अरविंद केजरीवाल की ही तरह IRS ऑफिसर रही हैं और बेटी हर्षिता अरविंद केजरीवाल की ही तरह IIT से पास आउट हैं। उन्होंने भी पहली बार भाषण देकर सबको चौंकाया। मैंने अपनी शिक्षा IIT दिल्ली से की थी। शिक्षा करने के बाद मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर चले गए, विदेश चले गए नौकरी करने के लिए। मैं भी जा सकती थी, पर पापा से एक चीज जरूर सीखी है, रहना है तो देश में रहना है, देश के लिए काम करना है और उसकी तरक्की में योगदान देना है। वही करा और निर्णय लिया कि यही रहेंगे और देश के लिए में चाहे कुछ भी काम करें, अपना व्यापार करें, नौकरी करें, पर देश में रहकर देश के लिए काम करेंगे। केजरीवाल परिवार के साथ इस दौरान भगवंत मान की माताजी और बहन भी मौजूद थी। वोटा आ गया, बीबियों, बहनों, बच्चों, 20 तारीख आ गई, आज 10 होगी। मैं तो बस यही विनती करूंगी, आज 11 हो गई है, 20 तारीख को वोट है। आप झाड़ू उठा लो, बहन अपने भाई को, माँ अपने बेटे को वोट डाले। चक लो झाड़ू। 2 बजे उठना, 2 बजे उठ के पहला सीधे
भगवंत मान जिस धुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वहां कुल 1,64,000 वोटर हैं, जिसमें से 47% महिला वोटर हैं। इसलिए भी केजरीवाल परिवार का महिला संवाद कार्यक्रम रखा गया। अरविंद केजरीवाल के परिवार को हमने पहले भी दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन करते देखा है, लेकिन भाषण उनकी पत्नी का, उनकी बेटी का पहली बार ही देखा गया है। एक जाहिर सी संभावना है कि अगर आम आदमी पार्टी का दायरा और बढ़ता है तो ऐसे भाषण और ऐसा चुनाव प्रचार हम आगे भी देखेंगे। धुरी से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा और मोहम्मद गजाली के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। क्या कोरोना संक्रमित मृत मरीज अंगदाता बन सकते हैं? पूरी खबर एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और दिल्ली के पॉश ग्रेटर कैलाश इलाके में एक रिटायर्ड आईएएस के बेटे को हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से एक कार एक शख्स को टक्कर मारती है और फिर बोनट पर पड़े घायल शख्स को 200 मीटर तक घसीट कर ले जाया जाता है। इसके बाद ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है और घायल शख्स नीचे गिर जाता है। फिर कार ड्राइवर वहां से फरार हो जाता है। क्या कोविड संक्रमित मृत मरीज अंगदाता बन सकता है? महामारी के दौरान अंगदान की इतनी ज्यादा कमी आई है और सर्जरीज इस तरह से रुकी हैं कि अब ये चर्चा होने लगी है। दरअसल मौजूदा गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी कोविड संक्रमित मरीज अंगदान नहीं कर सकता है। ये 8 साल से किडनी ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे हैं और ये 7 साल से कोविड ने ऐसे कई मरीजों का इंतजार और लंबा कर दिया है। 2 साल से किडनी ट्रांसप्लांट के लिए परेशान हूँ। न किडनी मिल पा रही है और मिल भी रही है तो चार्जेस ज्यादा है। 15 लाख रुपए कहाँ से इंतजाम करेगा? मेरी लड़की का नाम राहा तपसी फैशन है और मैं 3 साल से उसका डायलिसिस करा रही हूँ और लॉकडाउन की वजह से ना हम लोग का रुक गया। अब पेशेंट का दवा कराऊं कि और कुछ कराऊं, कैसे क्या करूं? 3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का अभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है कोई हॉस्पिटल में, कोई कहीं भी नहीं। एक आंकड़ा कहता है कि देश में हर साल करीब 5 लाख लोग किसी न किसी ऑर्गन के इंतजार में जान गंवा देते हैं। महामारी में ये इंतजार और लंबा हुआ है क्योंकि बीते 2 सालों से अंगदान करने वालों की भारी कमी है। ऐसे में अब चर्चा होने लगी है कि क्या कोविड की वजह से जिनकी मौत हुई है उनके अंगदान पर विचार किया जाए। नंबर ऑफ सर्जरी जो है ट्रांसप्लांट रिलेटेड वो अभी काफी कम हुए हैं गए 2 साल में। करीबन एक मोर देन 50% ड्रॉप इसमें दिखाई गया है। कोविड में कोविड पॉजिटिव व्यक्ति जिसकी डेथ होती है उसमें ये एक कंसेप्ट ऐसा है कि अगर पेशेंट को एक्टिव सिम्टम्स नहीं है, अगर एक्टिव सिम्टम्स कोविड रिलेटेड नहीं है तो यस उनको एज अ डोनर कंसिडर करना चाहिए। करंट गाइडलाइंस है वो कहा जाता है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो उसने ऑर्गन डोनेशन के लिए इज नॉट फिट फॉर ऑर्गन डोनेशन। ये जो पैंडेमिक में काफी लोग वेटिंग में है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के, उसकी वजह से इसमें तब्दीलियां हो सकती है कि नहीं आने वाला टाइम ही बताएगा। बट करंटली द इश्यू की वजह से ब्रेन डेड हो जाके ऑर्गन डोनेट करते हैं उनकी संख्या कम हो गई है। सो डिमांड बढ़ गई है लेकिन सप्लाई कम हो गया है क्योंकि ब्रेन डेड डोनर्स कम हो गए हैं। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन के मुताबिक कोविड संक्रमित मृत मरीज का अंगदान नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ मेडिकल रिव्यूज और कुछ डॉक्टरों की ओर से अब इस पर विचार किए जाने की बात कही जा रही है। वैसे ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस पर बड़ी रिसर्च और स्टडी की मांग कर रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर में फिलहाल इतना ही। शो की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।